ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? सारा मार्केट्स का एक साथ लिंकअप हो जाना अलग अलग कंट्रीज़ में। तो कैसे ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडिया के इकोनॉमी में उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले एक मार्केट में सिर्फ लोकल गुड्स मिलता था, उसी कंट्री के या उसी स्टेट के प्रोड्यूसर्स होते थे और वही सारा गुड्स मिलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग ब्रांड्स का आइटम मिलने लग गया। एक शर्ट भी खरीदना है तो उसका भी 100 ब्रांड मिलेगा। तो कुछ ही साल में पूरा का पूरा मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गया। वो क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो पहले क्या होता था, इंडिया से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किया जाता था और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्री से इंडिया में लाया जाता था, इंपोर्टेड आइटम्स। डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने का ट्रेड ही एक मेन चैनल था। ग्रेजुअली ये सब चीज़ और ज़्यादा बढ़ते गया। अब एमएनसीज आने लग गया। तो एमएनसीज क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। सी इट इज़ रिटन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये एक कंपनी होता है जिसका ऑफिस और फैक्ट्री सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होता है, बहुत सारे कंट्रीज में एस्टैब्लिश्ड होता है। इससे इस कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है कि किस तरह से एमएनसी काम करता है, तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो सपोज ये एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने का एक कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करता है, अपना रिसर्च सेंटर्स वो सेट कर रखा है यूएस में, क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी एडवांस है तो रिसर्च ज़्यादा अच्छे से होता है। और जो कंपोनेंट्स इनको मैन्युफैक्चर करना होता है, जो पार्ट्स, वो ये कंपनी चाइना में करवाता है। उसके बाद वो अलग अलग पार्ट्स को मेक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में सेंड किया जाता है, जहाँ पर उसको असेंबल किया जाएगा, मतलब पार्ट्स को जोड़कर पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाएगा और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पूरा वर्ल्ड में भेजा जाता है। और इस टाइप की कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो सब कॉल सेंटर्स के थ्रू इस तरह से इंडिया में सेट रहता है। तो एक ही कंपनी है लेकिन उसका रिसर्च सेंटर किसी कहीं पर है, उसका प्रोडक्शन कहीं पर है, असेंबलिंग यूनिट कहीं और है, कस्टमर सपोर्ट कहीं और है। ऐसा क्यों हुआ? बल्कि हेक्टिक हो जाएगा, अलग अलग ऑफिस को मैनेज करना होगा, अलग अलग टाइम जोन्स में रहेगा ऑफिस। ऐसा इस वजह से हुआ, जैसा कि पहले बताए, यूएस का टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है तो रिसर्च करने में ईजी हुआ। चाइना में पार्ट्स प्रोड्यूस करने से उसको चीप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल गया। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होता है। फिर मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में असेंबल करके बेचने में उसको ईजी हो रहा है, क्योंकि मेक्सिको यूएस से काफ़ी पास है और ईस्टर्न यूरोप में सप्लाई कर दे रहा है। तो रिच कंट्रीज़ में सप्लाई करना ईजी हो जा रहा है। और इंडिया को कॉल सेंटर के लिए क्यों रखा गया? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो चीप रेट में मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और इंग्लिश उनका फ्लुएंट है। तो इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत है, तो यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस बहुत सस्ता में मिल जाता है। तो एक कंपनी अगर इस तरह से डिवाइड करके काम कर रहा है, उससे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 50 to 60% बच जाता है, तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसी को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस। कितना मतलब ये वास्ट और कितना डिटेल्ड प्रोसेस होता है इसका काम करने का, सारा पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एमएनसीज मार्केट वहाँ सेट करता है जहाँ पर उसको लेबर सस्ता में मिल जाएगा, बोथ अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर। ऐसा भी फैक्टर्स और देखा जाता है कि किस कंट्री का गवर्नमेंट का पॉलिसीज फेवरेबल है, जहाँ पर टैक्स ज़्यादा नहीं है या गवर्नमेंट लीनियंट है। तो जब ये सब सारा फैक्टर्स एक कंपनी को सूटेबल लगता है, तब वो कहीं कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्शन यूनिट सेट करता है, और उसके लिए जो रुपया लगता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो सपोज इंडिया में कोको कोला का कोई फैक्ट्री बैठ रहा है, तो फैक्ट्री बैठाने के पीछे जितना भी खर्चा होगा उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो कंपनी है वो इंडिया का तो है नहीं, फॉरेन का है। तो एमएनसी अगर और कभी कभी एमएनसी क्या करता है, लोकल कंपनी को खरीद लेता है या उसके साथ टाई अप कर लेता है कि तुम गुड्स प्रोड्यूस करो लेकिन तुम मार्केट में नहीं सेल करके हमको करना। फिर वो एमएनसीज क्या करेगा, सस्ता में सामान खरीद लेगा और उसमें अपना लेबल लगाकर बेचेगा।
लोकल कंपनी को भी फायदा होता है। एक तो एमएनसीज रुपया प्रोवाइड कर देता है महंगा महंगा मशीन खरीदने का, जिससे उनको प्रोड्यूस करने में ईजी होता है। और सेकंड, एमएनसीज के हेल्प से नया नया टेक्नोलॉजी वो लोग को यूज़ करने मिलता है। तो इसलिए लोकल कंपनीज भी विलिंगली अपने मतलब एमएनसीज के साथ टाई अप कर लेते हैं। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज। एमएनसीज के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है वो लोग छोटा मोटा कंपनी को खरीद लेते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रुपया होता है और फिर अपना लेबल लगाकर सामान बेचते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? फ़ायदा ये होता है, सपोज जैसे ये एक अमेरिकन एमएनसी है कारगिल फूड, ये पारक फूड्स को खरीद लिया। पारक फूड इंडिया का एक छोटा कंपनी था, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड था, इसका मार्केट अच्छे से था इंडिया में। पारक फूड का 4 ऑयल रिफाइनरीज था। तो अब ये सब चीज़ कारगिल फूड्स खरीद लिया। तो अब कारगिल फूड को इंडिया में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सारा नेटवर्क और फैक्ट्रीज तो सेटअप है। अब कारगिल फूड के पास इतना रुपया है कि वो इसके मशीन्स को सब कुछ को अपग्रेड कर लेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा और फिर यहाँ से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी करेगा। तो काम उसका बहुत छोटा हो गया। इसी तरह से एमएनसीज के लिए फायदेमंद होता है जब वो छोटा छोटा कंपनी को खरीद लेती है। कुछ कुछ एमएनसीज के पास तो इतना रुपया होता है कि गवर्नमेंट के पास भी उतना रुपया नहीं है। लार्ज एमएनसीज डेवलप्ड कंट्रीज में क्या करता है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देता है। सपोज कोई एक प्रोड्यूसर है, उसको बोल दिया कि तुमसे 10,000 शूज चाहिए, और दूसरे प्रोड्यूसर को बोल दिया 10,000 शूज चाहिए। एक पर्टिकुलर डिज़ाइन दे दिया। ये डिज़ाइंस, ये शूज़ का डिलीवरी जब एमएनसी के फैक्ट्री में आता है तो वो लोग वहाँ पर क्वालिटी चेक करते हैं और लेबल चेंज कर करके अपना लगा देते हैं। तो एमएनसी को फ़ायदा हो रहा है, उसको पूरा बनाना नहीं पड़ रहा है, टाइम सेव हो रहा है। और एमएनसी जब अपना लेबल लगाता है तो वो महंगा करके लगा देता है, क्योंकि उसके पास उतना पावर है, उसका ब्रांड के नाम पर ही लोग सामान खरीद लेते हैं। तो सोचो, क्वालिटी सामान का वही होता है, लेकिन बस अपना टैग वो ब्रांडेड कंपनी का लगा देता है। इस तरह से भी काम होता है। तो ये सब समझ में आ रहा है कि किस तरह से एमएनसीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहता है और लोकल प्रोड्यूसर से वो किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है। कभी वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करता है, कभी वो कंपनी को खरीद लेता है, और कभी लोकल कंपनीज के साथ क्लोजली compete करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एमएनसीज का लोकल मार्केट में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लुधियाने में घर बैठकर विमेन फुटबॉल बना रही है। अब वो फुटबॉल किसी एमएनसी को बेच देगी, फिर वो कंपनी क्या करेगा, इसमें अपना लोगो प्रिंट कर देगा और उसको बेचेगा। ऑब्वियसली क्वालिटी चेक होता है, देखा जाता है कि जो बना है वो उनका डिजायर्ड क्वालिटी से मैच होता है या नहीं। ये सब जो एग्जाम्पल्स है ना, कुछ कुछ हम पढ़ा दे रहे, कुछ कुछ खुद से पढ़ना, इससे कंसेप्ट और क्लियर होगा। जैसे फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है, काफ़ी बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो, 26 कंट्रीज में वो एस्टेब्लिश्ड है। तो फोर्ड इंडिया में 1995 में आया था। वो 1700 करोड़ स्पेंड करके एक लार्ज प्लांट सेट किया चेन्नई में। किसके साथ कोलैबोरेट करके, मतलब किसके साथ मिलके? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट ईयर तक फोर्ड मोटर्स 88,000 कार्स इंडियन मार्केट में बेच रहा था और 1,81,000 दूसरे कंट्रीज में, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएसए एक्सेट्रा। अब फोर्ड चाहता है कि इंडिया को वो अपना मेन यूनिट बना ले प्रोडक्शन का। तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि इंडिया में फैक्ट्री होना उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है, वर्कर्स इंडिया में चीपली मिल जाते हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो फॉरेन ट्रेड क्या है? यही जो दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस होता है, इसी को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। क्यों किया जाता है फॉरेन ट्रेड? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एक मौका मिलता है, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स को भी मौका मिलता है। अभी तक वो अपना सामान को खाली अपने कंट्री में बेच रहे थे, अब वो लोग दूसरे कंट्री में एमएनसीज के हेल्प से बेच रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो compete in markets located in other countries of the world।
उसी तरह से बायर्स मतलब खरीदने वाले लोगों के लिए ऑप्शंस बढ़ता है। हम एक ब्रांड कहाँ पहले देख रहे थे और अब मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स का ऑप्शन आ गया। इस वजह से फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट प्राइसेस, सेम टाइप का अगर सामान होता है तो कंपटीशन के चक्कर में रेट्स कम हो जाता है। सब कंपनी चाहता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट्स कनेक्ट होते जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज का। यहाँ पर जैसे एक चाइनीज टॉयज का एग्जाम्पल है, तो पहले इंडिया में टॉयज एक्सपेंसिव था, फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स क्या किए, वो लोग देखे कि इंडिया में काफ़ी बच्चों का मार्केट है, तो वो लोग प्लास्टिक टॉयज इंडिया में बेचना शुरू कर दिए। अब ये जो चाइनीज टॉयज है ये काफ़ी सस्ता आता है, तो इंडियंस क्या कर रहे हैं, ये चाइनीज टॉयज खरीदते जा रहे हैं। एक साल के अंदर 70 to 80% टॉयज चाइनीज बिकने लगा। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को लॉस होने लग गया और चाइनीज टॉयज मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट हुआ, और कस्टमर्स को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सस्ता में खिलौना मिल जा रहा है। ये है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? पास्ट 20 to 30 ईयर्स में एमएनसीज अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहा है, इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में एमएनसीज को फायदा हो रहा है, तो उसी तरह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज का कनेक्ट होने के प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल एमएनसीज का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्ट किया जाता है, टेक्नोलॉजी आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे हैं। Besides the movement of goods and services, investments and technology, there is one more way in which the countries can be connected. सामान लेना देना होता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ कंट्रीज लोगों के थ्रू भी कनेक्टेड रहता है। लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के ढूंढने के चक्कर में दूसरा कंट्री में जाकर सेटल होते हैं, लेकिन ये चीज़ इन दिन काफ़ी सालों से कमते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारा कंट्री अपना वीज़ा देने का पॉलिसीज़ को और काफ़ी सारा फॉरेन पॉलिसीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन। क्या क्या फैक्टर ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करता है? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंक्रीज होते जाएगा, हो रहा है इनफैक्ट, तो दूसरे कंट्रीज में बिजनेस करना उतना इजी हो जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ तो गुड्स का डिलीवरी फास्ट हो पाया। इस वजह से अब फर्क नहीं पड़ता कि एक कंपनी का फैक्ट्री चाइना में है या इंडिया में, क्योंकि गुड्स तो जल्दी पहुंच जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से इस तरह से कंटेनर्स में भरकर हो रहा है। ये बड़ा बड़ा कंटेनर्स में सामान भरा हुआ है, अब इसको शिप के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। अगर जल्दी भेजना है तो फ्लाइट के थ्रू भी भेजा जाता है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट का रेट भी कम गया। तो जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तभी ना जाकर ये चीज़ पॉसिबल हुआ। इसी तरह से आईटी में डेवलपमेंट होना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होने से भी कंपनीज को फ़ायदा हुआ। सैटेलाइट वगैरह के हेल्प से कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इंटरनेट के हेल्प से हो रहा है, तो अलग अलग ऑफिसेज में कम्युनिकेट करना इजी हो रहा है, जिसकी वजह से एमएनसीज, अब जैसे इंडिया का एग्जांपल था उसमें कि कॉल सेंटर इंडिया में है, तो ये तो पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन से चल रहा है। तो आज इंटरनेट का स्पीड बढ़ गया, कॉल फैसिलिटीज इतना इम्प्रूव हुआ, तभी तो जाकर एक कंपनी का कॉल सेंटर इंडिया में सेट हो पाया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे फोटो में दिख रहा है कि एक मैगजीन प्रिंट हो रहा है, तो ये मैगजीन लंदन का है। लंदन ऑफिस से मतलब इस मैगजीन का मेन हेडक्वार्टर्स है लंदन में, तो दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? लंदन ऑफिस से दिल्ली ऑफिस में सारा इन्फॉर्मेशन आ गया कि मैगजीन में ये टेक्स्ट होना चाहिए और इस तरह का थोड़ा बहुत डिज़ाइन होना चाहिए।
तो अब दिल्ली ऑफिस में डिज़ाइनर्स मिलकर मैगजीन को डिज़ाइन किए और वहीं पर प्रिंट हो रहा है। फिर मैगजीन्स तो हल्का होता है, ये इसको एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस लंदन भेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों इतना मेहनत करना पड़ा? क्योंकि अगर मैगजीन लंदन में ही डिज़ाइन होकर वहीं प्रिंट होता तो वो बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि वहाँ का रेट्स हाई है और इंडिया में ये सब काफ़ी चीप रेट में हो गया। तो जो लंदन का कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यही है ग्लोबलाइजेशन। और पेमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ऑनलाइन के थ्रू तुरंत हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये क्लियरली समझ में आया। फिर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सपोज ये जो टॉयज इंडिया में आ रहा था, अब अगर गवर्नमेंट टॉयज के ऊपर टैक्स लगा देगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को अगर इंडिया में सामान बेचना है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो जो खिलौना सपोज 10 रुपया में मिल रहा था अब वो 15 में मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कस्टमर्स उतना ही सारा क्वांटिटी में फिर खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, चाइनीज टॉयज का सेल कम हो जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। टैक्स वगैरह लगा देने से या कोई पॉलिसी चेंज कर देने से कभी कभी ट्रेड रुक जाता है, क्योंकि जिस कंपनी को ट्रेड करना है उसके लिए मे बी फेवरेबल ना हो। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब ट्रेड बैरियर्स लगाना जरूरी था, क्योंकि अभी इंडिया जस्ट फ्री हुआ है। लोकल कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को फॉरेन से compete करने का भी नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या किया, सिर्फ ज़रूरी आइटम पे ही फ्री ट्रेड था, बाकी में वो ट्रेड बैरियर लगा दिया। इससे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गुड्स का ही सेल हुआ, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिला अपना इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का। लेकिन ग्रेजुअली फिर जैसे 1991 के आसपास देखा गया कि काफ़ी टाइम हो गया, अब ये ज़रूरी है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा कंपटीशन फेस करें। इससे क्या होगा, उनको भी नया टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा, वो लोग अपना क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। तो इस वजह से काफ़ी सारा ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया। इस डिसीजन के पीछे काफ़ी सारा पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस था। तो ये समझ में आता है कि ये बैरियर्स कभी कभी लगाया भी जाता है और हटाया भी जाता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उसको फॉरेन ट्रेड बढ़ाना है और कब कम करना है। तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। एक कंट्री जितना ज्यादा लिबरल होगा वहां पर फॉरेन ट्रेड उतना ज्यादा होगा। जैसे यहां पर बताए ना कि इस डिसीजन के पीछे काफी सारा पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस था, तो उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज पार्ट ले रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये चाहता है कि हर कंट्री लिबरल हो, मतलब फॉरेन ट्रेड हर कंट्री में हो। तो ये सारे कंट्रीज को फोर्स करता है कि तुम लोग अपना फॉरेन ट्रेड बैरियर्स हटाओ और फ्री ट्रेड कर दो, ताकि कोई भी कंपनी जहां चाहे वहां बिजनेस कर सकता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, वो लोग तो अपना ट्रेड बैरियर्स काफ़ी हद तक हटा दिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे USA, वो लोग अपना रूल्स चेंज करने को तैयार नहीं रहते हैं। तो WTO को थोड़ा स्ट्रांगली एक्शन लेना होगा इस चीज़ के अगेंस्ट कि सब रूल्स को फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है और बेटर तब समझ में आएगा। हम लोगों को पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा GDP एग्रीकल्चर से आता है, एम्प्लॉयमेंट भी वहीं पर है। लेकिन USA में एग्रीकल्चर का GDP सिर्फ 1% है और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में वो बस 0.5% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो कितना कम परसेंटेज है एग्रीकल्चर के लिए। तो US गवर्नमेंट क्या करता है, अपने फार्मर्स को बहुत बहुत रुपया देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब फार्मर को रुपया गवर्नमेंट दे ही रहा है तो फार्मर्स जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है सरप्लस गुड्स, उसको आसपास के मार्केट में दूसरे कंट्रीज में बहुत सस्ता में बेच देते हैं। तो सपोज US का कॉर्न मेक्सिको में बिक रहा है, बहुत कम रेट में वो लोग तो बेच दे रहे हैं। तो जब मेक्सिको का लोकल फार्मर्स है, उनको तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रहा,
तो वो लोग अपना प्राइस इस तरह से कम कर नहीं सकते हैं। अब मार्केट में उनका गुड्स कोई खरीद नहीं रहा। तो यही था, ये WTO को इंश्योर करना चाहिए था कि सबका रूल सेम हो। अगर ये रूल है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को हेल्प नहीं करेंगे इस तरह से सरप्लस अमाउंट देकर, तो वो हर कंट्री में होना चाहिए, तभी जाकर ट्रेड फ्री एंड फेयर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या असर हुआ? ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए भी एडवांटेजियस है और वेल ऑफ सेक्शंस के लिए भी है, पैसा वाले लोगों के लिए भी एडवांटेजियस है। क्यों? सिंपल सा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल रहा, ऑप्शंस मिल रहा है खरीदने का, और वो भी सस्ता में। तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आजकल हर कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है। जैसे एक वेबसाइट में अगर सेल लगता है ऑनलाइन, तो हर वेबसाइट लगा देता है, क्योंकि सबको अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस बेचना है। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, ये तो बात की है कंज्यूमर्स का, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो वर्क कर रहा है उसके पीछे, फैक्ट्री वर्कर्स, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है? ये इतना यूनिफॉर्म नहीं है या इतना प्रॉस्परस नहीं है। इंडिया में MNCs का इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ गया 20 ईयर्स में बहुत बढ़ गया। इसका मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करना उनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आजकल हर फील्ड में MNC है, सेलफोन, ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, हर में। फास्ट फूड में भी बड़ा बड़ा फास्ट फूड चेन्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया। तो काफ़ी फ़ायदा ये हुआ है कि इतना सारा जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके लिए अलग अलग फैक्ट्रीज है, तो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फिर जो कंपनी, अब सपोज मैकडोनल्ड्स का एक आउटलेट है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है वो तो इंडिया का ही कोई दे रहा है ना, कोई सप्लायर। तो इस तरह से जो सप्लायर्स, जो लोकल कंपनीज बड़े बड़े MNCs को अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि MNCs ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहा है बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज के लिए। सेकेंडली ये कि काफ़ी सारा बड़ा बड़ा इंडियन कंपनीज को कंपटीशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में वो भी नया नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए, प्रोडक्शन मेथड्स उनका भी बढ़ा, स्टैंडर्ड बढ़ा। इससे क्या हुआ कि कितना सारा इंडियन कंपनी खुद MNC बन गया, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रनबैक्सी, ये सब। फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारा नया अपॉर्चुनिटीज़ आया। अब जैसे कॉल सेंटर सेट हुआ तो कितने ही लोगों को, कितने सारे इंजीनियर्स को जॉब मिला। इसी तरह से कोई ओला उबर का सर्विस आया, तो इन सब की वजह से कितने सारे ड्राइवर्स को अपॉर्चुनिटी मिला ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का। एक मैगजीन प्रिंट हो रहा है तो उसके पीछे कितने लोगों को काम मिल रहा है। फिर बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क, जैसे डेटा एंट्री का, काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये सब के फील्ड में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गया। तो अभी तक में हम लोग ऐसे 3 फायदा देख चुके हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनका डिमांड्स मीट नहीं हो रहा है। जैसे ये एक एग्जांपल है, लार्ज MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters. सपोज अमेरिका का एक जीन्स का कंपनी है XYZ, वो एक इंडियन कंपनी को ऑर्डर देना चाहता है 20,000 जीन्स प्रोड्यूस करने का, 2 लाख जीन्स सपोज। तो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है जिनको ये ऑर्डर चाहिए, तो वो कंपनीज क्या करेंगे, सब एक दूसरे से compete करने के चक्कर में सस्ता से सस्ता ऑफर अमेरिकन कंपनी को देंगे। तो अमेरिकन को जो सस्ता लगेगा सबसे ज़्यादा, वो उसी को अपना ऑर्डर देगा। तो ये जो इंडियन गारमेंट कंपनी है, ये लोग 2 लाख जीन्स को प्रोड्यूस करने के चक्कर में इनको 2 लाख जीन्स सस्ता से सस्ता में प्रोड्यूस भी करना है और खुद के लिए प्रॉफिट भी बनाना है। अब रॉ मटेरियल तो जितना में आएगा उतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा, तो ये लोग रुपया कहाँ बचाएंगे? ये लोग लेबर कॉस्ट को कम कर देते हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं उनका सैलरी को बहुत हद तक रिड्यूस कर देते हैं, ताकि इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और सामान का रेट भी सस्ता रहे, ताकि दूसरे कंपनी को बेचा जाए। अब लेबर कॉस्ट कैसे कम करते हैं? पहले लेबर को हायर किया जाता था पूरे साल के लिए, तो फिर सैलरी के साथ साथ दूसरा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना पड़ता था कंपनीज को।
जिस महीना काम कम है उस महीना भी वर्कर को पूरा रुपया देना पड़ता था। बट अब कंपनीज क्या करने लग गया, टेम्पररी बेसिस पे हायर करने लग गया, तो फिर एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज होता है वो देना नहीं पड़ता। तो ये एक मतलब कंपनीज का आपस के कंपटीशन के चक्कर में प्रॉफिट भी इंक्रीज करना है, अपना सेल भी बढ़ाना है, इस चक्कर में उनको तो फायदा हो रहा है लेकिन वर्कर्स को उनका फेयर शेयर नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे किया जा सकता है जिससे सबका फायदा हो? ग्लोबलाइजेशन में जो लोग एडुकेटेड है, स्किल्ड हैं और जिनके पास वेल्थ है उनको तो काफी फायदा हुआ, लेकिन बैकवर्ड सेक्शन को उतना नहीं हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने में सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज करके ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे ये फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल में देखें तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए था कि ये जो मिनिमम वेज है ये मिलना चाहिए, ये मिनिमम फैसिलिटीज वर्कर को देना ही पड़ेगा। तो लेबर लॉज प्रोटेक्ट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, तभी जाकर ग्लोबलाइजेशन फेयर रहेगा। फिर WTO से वो आर्ग्यू कर सकता है कि अपने रूल्स को आपको फेयर करना होगा, ताकि डेवलप्ड से लेकर डेवलपिंग कंट्री सब रूल्स को फॉलो करें। वो दूसरे कंट्रीज जो सेम इशू फेस कर रहे हैं उनके साथ अलायंस बनाकर WTO को फोर्स कर सकता है अपना रूल्स चेंज करने में। जैसे इस तरह से वर्कर्स देखो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं हांगकांग में WTO के अगेंस्ट कि WTO का रूल्स फेयर नहीं है। तो ये सब चेंजेस के थ्रू ग्लोबलाइजेशन को फेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को अब रोका नहीं जा सकता है, फॉरेन ट्रेड होगा ही होगा, अब सारा मार्केट्स इंटरलिंक्ड होगा ही, तो इसको फेयर करने को छोड़कर और कोई ऑप्शन है भी नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी।